हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिटेल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, हम लोग फिज़िक्स का 11वीं क्लास का फ़िज़िक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो फिज़िक्स का पहला अध्याय जो है स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले ये अध्याय 1 ही है, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक ज्ञान जो है हम 2 वीडियो के पार्ट्स में दिए हैं और ये आपका नोट्स है। और इससे पहले अगर आप जाएंगे तो आपको जो है राइटिंग नोट्स जो है कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो उस नोट्स का भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले उन सब वीडियो को देख लीजिए। या तो भौतिक जगत तथा मापन, ये जो चैप्टर है इनको देख लीजिए बढ़िया से देखने के बाद फिर आप लास्ट में जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा। इसके पहले जो 2 वीडियो बेसिक ज्ञान के बारे में दिए थे उसमें हम खास करके बताए थे कि वेक्टर क्या है, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एंगल क्या है, एंगल को किस किस चीज़ से मापते हैं, जैसे मिनट में, रेडियस में, डिग्री में। तो मिनट को रेडियस में कैसे बदले, ये सारा चीज़ उस वीडियो में हम डिस्कस कर रखे हैं। तो वीडियो लगभग जो है 2 पार्ट्स में बताया गया था। एक पार्ट्स में लगभग 30 मिनट का, एक पार्ट था लगभग वही 25-26 मिनट का, इसी का आसपास का था। तो चलिए, खैर जो भी है, आज हम बात करेंगे भौतिक जगत एवं तथा मापन। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक राशि क्या है, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि क्या है? तो यहाँ पे भौतिक राशि का आंसर है, हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई गुण होता है। यदि इस गुण का मापन किया जा सके तो यह गुण भौतिक राशि कहलाता है। यानी हमारे आसपास में जितने भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, जितने भी चीज़ है, सभी चीज़ का किसी ना किसी काम में गुण में है, यानी गुण आते हैं, गुण होते हैं। तो उनमें से किसी भी एक गुण का अगर ये हो जाए तो उसको माप सकते हैं, अर्थात जिसका मापन किया जा सके। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी का ओजन है तो ओजन को हम माप सकते हैं, किसी के ऊपर टेम्परेचर है तो उसको भी हम माप सकते हैं, तो वो आपका हो गया भौतिक राशि। लेकिन कोई आदमी अच्छा है, बुरा है, जैसे दुर्गंध हो गया, सुगंध हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम नहीं माप सकते थे। ये सब आपको भौतिक राशि नहीं हुआ। यानी जिन चीज़ को मापने का अभी तक विधि मालूम है या विधि उसको मापने के लिए यंत्र हो चुके हैं या माप सकते हैं हम लोग, तो वैसी चीज़ को हम लोग भौतिक राशि बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर है, भौतिक राशि को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है मूल भौतिक राशि, एक होता है उत्पन्न भौतिक राशि। ऐसे हम लोग जानते हैं कि 7 मूल राशि होती है, जैसे हो गया लंबाई, ओजन, यानी द्रव्यमान। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे हो गया आपका न्यूटन, पास्कल, हाँ, ये सब आपका हो गया उत्पन्न राशि। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है कॉपी में लिखा हुआ चीज़ है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, तो इनके लिए हम आपसे माफ़ी मांगेंगे कि थोड़ा सा इसको जो है आप अपने स्तर पर इसको ये कर लीजिएगा, क्योंकि लिख लीजिएगा साउंड से थोड़ा सा पता करके इसको लिख लीजिएगा। या अगर आपको नोट्स लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है, अगर बढ़िया से आपको नोट्स लिखना है, तो जो हम PDF फॉर्मेट में जो टाइपिंग किया हुआ नोट्स था उसको आप ले सकते हैं। लेकिन हालांकि इसमें समझाने में अच्छे होते हैं, क्योंकि यह अपना लिखा चीज़ है। और वो जो कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स होता है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कुछ डालना पड़ता है नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, मूल राशि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मूल राशि, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वे भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल राशि कहलाते हैं। यानी जो स्वयं होते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं, यानी मूल राशि कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका यहाँ पे है, वे भौतिक राशि जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशियों में व्युत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं, यानी अन्य दूसरे भौतिक राशि में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, मूल राशि के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, तो मीटर के अलावा इसको दूसरी कोई चीज़ अगर हम दिखाएंगे तो ये आपका मूल राशि नहीं होगा। तो मूल राशि को आप दूसरी चीज़ में नहीं दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के खातिर आपको हम बताते हैं कि जैसे न्यूटन, लेकिन न्यूटन भी लिख सकते हैं, इसको हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको 2 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, सेकेंड जो हम यहाँ पे डेफिनेशन दिए हैं कि वे भौतिक राशि जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे मूल राशि या मूलभूत राशि कह सकते हैं। या और एक डेफिनेशन है, वे भौतिक राशि जिनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई हो, मूल राशि कहलाते हैं। ठीक है, ये कुल मूल राशि जो होते हैं 7 मूल राशि होते हैं, जैसे आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और तीव्रता, यानी प्रतिपन्न तीव्रता। ठीक है, यही आपका जो होते हैं 7
मूल भौतिक राशि होते हैं। अब हम अगला देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर है उत्पन्न राशि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिराइव्ड बोल सकते हैं, क्वांटिटीज। वे भौतिक राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उसे उत्पन्न राशि कह सकते हैं। यानी वैसे राशि जो मूल भौतिक राशि के ऊपर निर्भर करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पन्न राशि बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला डेफिनेशन यहाँ पे है, वे भौतिक राशि, या दूसरा डेफिनेशन है, वे भौतिक राशि जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं। जिस वैसे राशि जो दूसरे राशि में भी उसको लिखा जाता है, लेकिन उसको अगर हम मूल राशि में अगर व्युत्पन्न करना चाहेंगे, व्यक्त करना चाहेंगे, तो उससे भी हम व्यक्त कर सकते हैं, वैसे राशि को हम लोग व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। या तीसरा डेफिनेशन यहाँ पे है, वे भौतिक राशि जिनकी उत्पत्ति मूल राशियों से हुई हो उसे व्युत्पन्न राशि कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है, लेकिन इसको हमको अगर ये करना है तो उसको लंबाई चौड़ाई हमको चाहिए। यानी हालांकि देखा जाए तो दोनों ही आपका लंबाई से, यानी दोनों ही आपका जो है मात्रक मीटर होंगे, तो ये आपका उत्पन्न किया गया है किससे, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर। तो क्षेत्रफल आपका उत्पन्न राशि हो गया। उसी तरह आयतन भी आपका उत्पन्न राशि है, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। उसी तरह घनत्व द्रव्यमान बाय आयतन होना चाहिए, वेग, चाल, त्वरण, बल, कार्य, संवेग, शक्ति इत्यादि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। सिर्फ आपका जो है शक्ति, दाब और नहीं होंगे ऐसा नहीं है। उसके बाद आवेग, संवेग बहुत तरह हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये सब क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को इन सब फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, इन सब फार्मूला को भी आप लिख सकते हैं। 9-10 में पढ़े हैं लेकिन भूल गए थे, होते हैं ऐसे, हम लोग भी पढ़े हैं, जब पढ़ते हैं तो याद रहता है, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो 11वीं क्लास में जब आए हैं, जब आप शुरू किए हैं, तो इन सब को भी थोड़ा बहुत करके आप लिख लीजिएगा, तो आपको फिर एक बार याददाश्त आ जाएगा, याद हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई फार्मूला ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है कि बिना याद किए काम चलेगा। ये सब एकदम बेसिक चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, ये सब आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर में, एक पूरक राशि भी होती हैं, ठीक है। पूरक राशि होते हैं वे मूल राशि के समान ही होते हैं, किंतु के बाद हमको फिर अगला पेज में जाना होगा। तो हम लोग यहाँ से इसको देख लिए हैं, अगला पेज में हम चलते हैं। किंतु इन्हें बाद में खोजा गया है, इसलिए पूरक राशि कहलाते हैं। यानी मूल राशि की ही तरह है, लेकिन इनको बाद में खोजा गया, यानी इसका आविष्कार बाद में हुआ, इसलिए इसको पूरक राशि के नाम से जाना गया। उस समय जो है 7 राशि का जिस समय खोज हुए थे, उस समय इनका खोज नहीं हो पाया था, बाद में हुआ था, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोण और एक होता है ठोस कोण, ठीक है। ये 2 है। कोण का अर्थ होता है ऐसे, जिसको हम एंगल के नाम से जानते हैं, और एक होता है ठोस कोण, मतलब जैसे आप मूढ़ी खाते हैं, तो मूढ़ी जो एक दुकानदार जो होते हैं, एक ठंगा आपको बना देते हैं जो कागज़ का होता है, गोल गोल टाइप का, तो उनमें भी एक कोण, ठोस कोण बनते हैं इनका, ठीक है। ये 2 चीज़ यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भौतिक राशि का मापन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन लंबा किए हैं, इसको देख लेते हैं। पहले समय में मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से कौन सी वस्तु कितनी लंबी या छोटी है आँख से देखकर यह पता लगाते थे, या हाथ से छूकर या किसी वस्तु के बारे में यह बताया जाता था। किंतु कौन सी वस्तु ठंडी है या गर्म है, किसी वस्तु को हाथ में लेकर यह पता लगाया जाता था कि वस्तु भारी या हल्की। किंतु इन सब स्थितियों में वस्तु का सही मापन नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी भी वस्तु के सही मापन के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती थी। यानी हम लोग बताए कि पहले जो मनुष्य ये करते थे अपनी ज्ञानेंद्रिय के जरिए, जैसे कोई वस्तु को देखना तो वो लंबाई चौड़ाई जो भी है उनको आँख से देख के या हाथ से मापते किसी का टेम्परेचर ये है तो वो हाथ से छूकर महसूस करके, तो इन सब चीज़ों का जो है मापन किया जाता था, लेकिन वो सही मापन नहीं होते थे। अब हमको मापन के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होते हैं। क्या? एक है इकाई, जिसको मात्रक या यूनिट बोलते हैं, चाहे मीटर हो मेरा या केजी हो, और उसी के साथ साथ उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है सामग्री।
यानी जैसे आप मीटर में मापिएगा तो मीटर में मापने के लिए आपके पास तो एक फीता होना चाहिए या एक कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसमें मीटर लिखा हुआ हो, 1 मीटर 2 मीटर, तभी ना आप माप पाइएगा। अगर मान के चले आपको किसी का ओजन मापना है तो आप तो केजी में मापते हैं, तो ये आपका मात्रक हो गया, यूनिट हो गया। लेकिन वो केजी मापने के लिए आपके पास तो उसका बैलेंस होना चाहिए ना, तराजू होना चाहिए ना, उसके लिए उपकरण होना चाहिए ना। तो उपकरण को ही हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानेंगे, पहला नंबर आता है आपका इकाई। तो भौतिक राशि के मापन हेतु निश्चित किए गए यहाँ पे गए हैं। ठीक है, इस थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। धनात्मक मान को इकाई कहते हैं। यानी भौतिक राशि के मापन हेतु मापने के लिए जो भी निश्चित किए गए संख्यात्मक मान है, उन्हीं संख्यात्मक मान को हम क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे, यानी यूनिट बोलेंगे। अब तक यहाँ पे दिया गया है कि अब तक वस्तु को मापने के लिए निम्न पद्धति प्रचलित है, जो कि निम्न है, यानी इन सब चीज़ों से जो है प्रचालित होते हैं, यानी मापा जाता है। जैसे एक है FPS पद्धति, जिसको हम लोग फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं। फुट पाउंड सेकंड आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, क्योंकि आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे एक बोतल तेल लेने जाएंगे, ठीक है, बोतल में सरसों का तेल, खाने वाला तेल जो है लेने जाएंगे, तो वो 500 ग्राम बताया जाएगा कि ये 500 ग्राम का है। ठीक है, शायद उसका लेवलिंग में आपको दे दे कि आपका जो है आधा लीटर, ठीक है, लेकिन जब उसको हम एक्चुअल में लीटर में मापने जाएंगे तो घट जाएगा। तो बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि जो है इसमें कम दे देते हैं, कंपनी लेवलिंग करने में कम रखते नहीं, तो उसमें वो लोग जो है उसको फुट में मापते हैं या फुट पाउंड में मापते हैं। ये अलग पद्धति में मापा जाता है, इसलिए उसमें कम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद्धति है CGS पद्धति। इस पद्धति में भी बहुत सारी चीज़ों को मापा जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड इसको बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर में जो है MKS पद्धति, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये एक पद्धति होती थी। इन पद्धति में भी मापा जाते थे, या अभी भी ये सब पद्धति प्रचलित है कहीं कहीं। लेकिन लास्ट और आखिरी पद्धति जो है ये है आपका SI मात्रक पद्धति। SI मात्रक पद्धति का अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये हर जगह इसको माना जाएगा, यानी फुट पाउंड जो है आप इसको हर जगह नहीं मतलब ये कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक थोड़ा सा चीज़ हम बता देते हैं, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, या आपका जैसे दारू होता है, ठीक है, हड़िया या जिसको बोलते हैं, तो उनको मापने के लिए उनके पास एक ये होता है, कट्ठा होता है। उस कट्ठा का नाम लोग पै से नाम जानते हैं, तो वो पै से हिसाब करेगा कि 1 पै, 2 पै, 3 पै, या पैक भी बोलते हैं। तो इस तरह का उसको मापन पद्धति होते हैं, लेकिन वो हर जगह तो नहीं समझ में आएगा। जैसे हम बता रहे हैं, इस समय बहुत सारे स्टूडेंट का भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, 1 पै, 2 पै, लेकिन अब उसी को हम बोलेंगे 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, जिस चीज़ को हर कोई समझ पाए वो हो गया ये आपका SI मात्रक। जैसे मान के चले गांव देहात में हम लोग कोई चीज़ को मापते हैं तो उनमें बोलते हैं 1 मोन, लेकिन यही 1 मोन हम अगर कहीं पे बढ़िया जगह में, कहीं मार्केट में बोलेंगे, जैसा अमेरिका में जाकर बोलेंगे, तो समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि 1 मोन क्या होता है। लेकिन जानते हैं कि 40 kg को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोन बोलते हैं। तो उसी को अगर हम बोलेंगे 40 kg, तो फिर फटक से समझ जाएगा, क्योंकि kg जो है वो आपका इंटरनेशनल यूनिट हो चुका है। तो यही सब चीज़ है कि ऐसे होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ सबसे पहला जो पद्धति था, इस पद्धति को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जिस पद्धति का नाम है FPS, यानी फुट, पाउंड और सेकंड। देखिए, इससे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। ये सबसे पुरानी पद्धति है जो लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस पद्धति में लंबाई को फुट यानी फीट, द्रव्यमान को पाउंड व समय को सेकंड से मापा जाता है। ठीक है, तो ये अभी भी कहीं कहीं प्रचलित है, लेकिन ये ब्रिटिश का ये पद्धति था, सबसे पहले वही लोग इसको आविष्कार किए थे। हालांकि अभी भी हम लोग मापने के लिए जो फीता या जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें फीट यानी फुट ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाते हैं,
क्योंकि अधिकतर जो है सामग्री वहीं से है, तो वो सब अभी भी प्रचलित है ब्रिटिश का ही। और जैसे हम तेल का उदाहरण दिए, या कोई खाने का पैकेट लीजिएगा तो 500 आधा किलो बोलेगा, लेकिन वो आधा किलो एक्चुअल में नहीं होंगे, उसमें कुछ कम हो जाएंगे, तो वो आपको पाउंड से मापा होता है। 1 पाउंड बराबर होता है आपका 4 किलो 500 ग्राम, यानी 450 ग्राम होता है। 4 किलो नहीं, जैसे आधा किलो को हम 500 ग्राम बोलते हैं कि नहीं, तो इसी तरह 450 ग्राम को 1 पाउंड बोला जाता है। और सेकंड तो जानते ही, सेकंड कहीं जाएगा नहीं, ये तो है ही समय के लिए सेकंड। बाद में एक पद्धति आया जो सीजीएस पद्धति इसको बोलेंगे। यह पद्धति फ्रांस ने दी थी। ये पद्धति आविष्कार हुआ था, फ्रांस ने इसका आविष्कार किया था। तो इस पद्धति को दशमलव पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को हम लोग दशमलव पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। यानी लंबाई जो होते हैं उनको सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसलिए अभी भी बहुत जगह में सेंटीमीटर का इस्तेमाल होते हैं। हालांकि फुट भी इस्तेमाल होते हैं, सेंटीमीटर भी इस्तेमाल होता है। तो जब आपको फुट बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा पद्धति में हम बोल रहे हैं, और जब हम आपको सेंटीमीटर बोलेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि सीजीएस पद्धति में सर बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे AMKS। यह भी दशमलव पद्धति कहलाती है। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, यानी M से मीटर, द्रव्यमान को kg किलोग्राम और S को सेकेंड यानी समय। ये भी हम लोग मानते हैं कि कहीं भी द्रव्यमान ये होते हैं तो उनको मीटर में मापते हैं लंबाई को, और ओजन जो होते हैं उसको द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, यानी केजी में, और जो है समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो ये भी एक पद्धति अभी भी हम लोग के पास है, ये प्रचलित है। उसके बाद लास्ट और आखिरी पद्धति जो है ये आपको SI पद्धति कहा जाता है। MKS पद्धति में कुल संशोधन करने के पश्चात नई पद्धति का नाम लाई गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कही गई। यानी लास्ट जो पद्धति था आपका MKS, इसी पद्धति के थोड़ा सा संशोधन करके इसी को जो है SI नाम दिया गया है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम बताया गया। तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा गया है। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा मोल में। तो ये सब जो है सब चीज़ों को यहाँ पे लाया गया। ऐसा मात्रा के अंदर सातों जो आपको हम बताए, आपका जो राशि बताए थे, सभी का इसमें इस्तेमाल है और नाम दिया गया है, जोड़ा गया है। तो वही जो है MKS वाला पद्धति था, उसी को संशोधित करते SI मात्रक बनाया गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है SI मात्रक समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भौतिक इकाइयाँ 2 प्रकार के होते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भौतिक इकाइयाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। जैसे भौतिक राशि कितने प्रकार के होते थे? 2। एक होता है मूल भौतिक राशि और एक होता है उत्पन्न भौतिक राशि। तो उसी तरह भौतिक इकाई, राशि नहीं, इकाई भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल इकाई, एक होता है उत्पन्न इकाई। ठीक है, चलिए हम लोग अब मूल इकाई को और देखते हैं। मूल इकाई क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मूल इकाई, ठीक है, मूल राशियों में मापने के लिए जिन इकाइयों को काम में लिया जाता है मूल इकाई कहलाते हैं। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा आपको हम कन्फ्यूजन क्लियर कर दें कि मूल भौतिक राशि एक अलग चीज़ होता है, वो राशि होता है। जैसे लंबाई, ये राशि है, लेकिन लंबाई को जिस चीज़ से मापेंगे वो आपका इकाई हो जाएगा। यानी उसको मापने के लिए जो चीज़ होती हैं राशि को, उन राशि को मापने वाला चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे। तो भौतिक राशि जैसे होते हैं 2 प्रकार के मूल भौतिक राशि, उसी तरह इकाई भी होता है 2 प्रकार के, मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई। तो मूल इकाई का हम डेफिनेशन यहाँ आपको समझाएं कि मूल इकाई में मापने के लिए, मूल राशियों को मापने के लिए जिन इकाइयों का हम काम में लिए जाते हैं या काम में लेते हैं, उन्हीं इकाई को हम लोग मूल इकाई बोलेंगे। ये इकाई आपस में स्वतंत्र होते हैं या आपस में स्वतंत्र होते हैं, किसी के सदस्य का मिलावट नहीं आ रही। टोटल जो है 7 होते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई के लिए हम मीटर, चाहे जैसे भी हो, चौड़ाई हो फिर भी मीटर, इसका संकेत, उसका नाम हम मीटर से डाकेंगे, बोला ये करेंगे, लेकिन इसका संकेत जो होते हैं आपका M होता है। उसी तरह द्रव्यमान किलोग्राम, जिसको हम kg बोलते हैं शॉर्टकट में। समय, इसका सेकेंड ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, उसका सिंबल देते हैं। तापमान यानी केल्विन, ऐसे भी होते हैं। तापमान को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, उसके बाद सेंटीग्रेड में भी मापते हैं। लेकिन SI मात्रक जो होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम जो होते हैं, वो केल्विन होते हैं।
विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है, ये से हम इसको डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल को हम मोल ही लिखते हैं। और प्रदीपन तीव्रता, इसको हम कैंडेला यानी CD से हम इसको जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को होगा कि सर लास्ट वाला जो चीज़ ये दो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, 10 तक पढ़े थे। तो वही सब चीज़ है, जो चीज़ आप पढ़े हैं उन सब चीज़ों को ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इंटर में जो है अभी पढ़ना स्टार्ट हो गया, आप दोनों आप पर देख पाएंगे। अभी तो शायद ये वाला आप कैंडेला नहीं देख पाएंगे, लेकिन 11th क्लास में ही आपको मोल देखने को मिलेगा। या तो आपका जो केमिस्ट्री में आप पदार्थ के ये कर रहे थे मोल, मोलरता, उनमें अगर मैथ आप बनाए हैं, अगर बढ़िया से 9th में भी था 10th में भी है, तो आपको मोल पता होगा। अब देखेंगे उत्पन्न इकाई, जो इकाई उत्पन्न होते हैं, तो हम इसमें जानेंगे। जैसे उत्पन्न वहाँ पे राशि होते थे, तो उत्पन्न राशि के मापने के लिए जिन इकाइयों को काम में लिया लेते हैं उन्हें उत्पन्न इकाई कहलाते हैं। उत्पन्न इकाई मूल इकाई के आधार पर आधारित होते हैं, यानी मूल इकाई के पर ही आधारित होते हैं। जैसे वेग, तो वेग का फार्मूला था दूरी बाय समय। तो दूरी हम किससे मापेंगे? मीटर से। समय को किससे मापेंगे? सेकंड से। तो ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरह त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाल मीटर पर सेकंड। तो ये सब जो हो गया मेरा उत्पन्न इकाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे विमाएँ तथा विमीय समीकरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। और यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि एक वीडियो कम से कम 30 मिनट तक हमको बनाना होगा ही। क्योंकि इसमें भी हमको लगभग अभी 4-5 पेज में हम 20 पेज का इसमें नोट डाउन है, लगभग हमको 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। विमाएँ तथा हम लोग विमीय समीकरण को देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आप सीख गए तो आप समझ जाइए कि आप भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिजिक्स में आप ब्रिलियंट बन जाएंगे, ठीक है। तो बीमा को हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं। बीमा को हम लोग डायमेंशनल बोलते हैं। डायमेंशनल कितने प्रकार के होते हैं? जैसे 2D 3D ये तो सुना ही होगा, तो उसी तरह यहाँ पे ये सब चीज़ है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मूल राशियों जिन पर घातें उस व्युत्पन्न राशि की विमाएँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशि की विमाएँ होते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई के लिए जो विमा है वो L है, द्रव्यमान के लिए जो विमा है वो M है, यानी मास से हम लोग ये रखेंगे। समय की जो विमाएँ हैं वो T से हम लोग ये करेंगे। विद्युत धारा की विमाएँ A, तापमान की विमाएँ K और कोण की विमाएँ हम लोग थीटा। एक्चुअली हम लोग कभी भी अगर लंबाई को ये करेंगे, डिनोट करेंगे यानी बीमा लगाएंगे तो L, अगर L2 यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो डबलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हालांकि बीमा जो है 9-10 में भी ट्यूशन में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। हालांकि सिलेबस में थोड़ा थोड़ा उसका गुंजाइश है भी, लेकिन 11th क्लास में आपको ये मस्ट है और ये आगे चलकर आपको हर जगह काम आएंगे। 12th में आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल में आएंगे, मास्टर लेवल में आएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और इसको थोड़ा सा जी जान ला के थोड़ा सा मेहनत भी करना होगा, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ डिपेंड करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जब किसी व्युत्पन्न राशि को m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c के रूप में लिखा जाए या जाते हैं तो यह विमीय समीकरण कहलाता है। यानी m के ऊपर कुछ अगर यहाँ पे पावर दे देगा, घात देगा, l के ऊपर कुछ अगर घात दे देगा, t के ऊपर कुछ घात देगा, तो इसी को हम लोग विमीय समीकरण कहते हैं। तो उसी तरह जैसे हम लोग रेखीय समीकरण अगर पढ़ते हैं तो ऐसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिखते हैं कि नहीं। अगर कहीं कहीं अगर मैथ हमको ये हो जाते हैं, अगर मैथ में x का कुछ वैल्यू नहीं है तो फिर भी हम 0 इंटू एक्स करते हैं। b का अगर कहीं पे मान नहीं है या b का मान है तो 7y करते हैं। ऐसे करके जैसे करते हैं, तो इसमें भी तीनों राशि को दिखाना पड़ेगा। अगर किसी का घात नहीं रहेगा, कोई अगर मान लीजिए एलिमेंट नहीं रहेंगे उसमें, तो उसमें भी हमको पावर 0 दिखा के उसको दिखाना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं, धीरे धीरे आपको बनाने सिखाएंगे हमको। लेकिन जो भी भौतिक राशि का आप विमीय सूत्रों यानी समीकरण बनाएंगे तो उसमें आपको उसका फार्मूला कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे बल का अगर हमको विमीय समीकरण को ही निकालने बोले तो बल का विमीय समीकरण देखिए, इसको हम लोग जो है बड़की ब्रैकेट से ये करेंगे, ऐसे वाला ब्रैकेट से, ना कि स्मॉल ब्रैकेट से, ना कि इसको कर्ली ब्रैकेट से आप डिनोट कीजिएगा। हमेशा जो है बिग ब्रैकेट से ही इसको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है विमीय समीकरण कहलाएंगे। तो विमीय समीकरण जो बल का विमीय समीकरण होता है, बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, तो एफ दिखा दिए। अब m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये सब चीज़ है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये आप जो है 10th क्लास में पढ़े हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसको हम जी कहते हैं, जी का विमीय समीकरण देखिए ए बराबर क्या होते हैं, तो जी m1 इंटू m2/r²। जी जो है ग्रेविटी, ये है आपका स्थिरांक है जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है। m1 और m2 जो है दो वस्तुओं का मास है और r जो है दो वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो अगर हम इसको कोना कानी गुना लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, f के नीचे कुछ नहीं है 1 और r और f इंटू हो जाएगा, ठीक है। r इंटू हो गया और इधर g और m इंटू हो जाएगा। तो g को अलग से रखेंगे तो मास मेरा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है f का, तो यहाँ पे हमको बल का तो विमीय सूत्र पता है, तो बल का विमीय सूत्र लिख लिए। और r मतलब होता है कि दूरी, तो दूरी l और l के ऊपर हम यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, तो ये हो गया। नीचे मेरा 2 है m1 और m2, m1 मेरा हो गया मास, तो मास का पावर 1, और यहाँ पे m2 एक 2 मतलब स्क्वायर नहीं, वो दूसरा वस्तु का मास है इसलिए m2 लिखा है, लेकिन उसका भी पावर 1। तो नीचे मेरा क्या आ गया m2, दो गो m1 आ गया। अब इसको हम अगर क्लियर करने जाएंगे तो मेरा यहाँ पे मास के ऊपर पावर 1 था और एल के पावर ऊपर 1 था, यहाँ पे एल के पावर ऊपर 2 है, तो एल का पावर मेरा 3 हो गया और टी का पावर 2 ही है। लेकिन नीचे मेरा एम का पावर कितना है, 2 है। तो m का पावर अगर 2 है तो m को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा पावर। हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे से किसी को हम ऊपर ले जाते हैं उसका पावर घट जाता है, माइनस के रूप में हो जाता है। और ऊपर में कोई पावर है, जैसे 2 है किसी का, पावर नीचे ले जाएंगे तो उसका पावर -2 हो जाएगा। तो उसी तरह तो यहाँ पे मेरा एक गो प्लस में है और 2 गो माइनस में, तो बचेगा मेरा क्या, माइनस में। तो ग्रेविटी का यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जी का जो है विमीय समीकरण हो गया -1 और एल का हो गया 3, एल तो 3 था पहले, टी का पावर -2, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि ये आप अपने से बनाइएगा, बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगला कुछ देखते हैं। ये हम 6 नंबर पेज में है लगभग। टोटल अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो 20-22 पेज तो होगा ही, तो इसको 2 पार्ट्स में हम ये करेंगे। तो इस पेज में कम से कम और 1-2 पेज हम आपको दिखा देते हैं। चलिए आज कुछ टेबल के जरिए आपको हम समझा रहे हैं। इसमें हम लगभग बहुत सारे दे दिए हैं, 7 नंबर पेज में है। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न भौतिक राशि उनके मूल राशियों से संबंधित तथा विमीय, ठीक है। भौतिक राशि यहाँ पे हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों को हम लोग किससे मापते हैं, या तो विस्थापन, ठीक है। तीनों को हम जो है एल से यानी मीटर से ही हम मापते हैं। तो इसीलिए इसको m का पावर 0 हम पहले बताया आपको, जैसे हम लोग समीकरण में लिखते थे। तो जो मेरा नहीं होता है, जैसे हम रैखिक समीकरण लिखेंगे या द्विघात समीकरण लिखेंगे, जैसे द्विघात समीकरण लिखेंगे तो ax², उसके बाद प्लस bx प्लस c = 0 होता है। अगर मेरा x² वाला टर्म है तो वो उसको लिखेंगे, जो टर्म नहीं होता उसको 0 इंटू हम फिर x करते हैं कि नहीं, मतलब उसको फॉर्मेलिटी रूप से अगर उसको हम ये करेंगे तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे हमको m का पावर नहीं है फिर भी हमको m का पावर 0 देना पड़ेगा। l का पावर 1 देने पर ही काफ़ी था, लेकिन हमको m और t सभी को दिखाना है। तो जो चीज़ नहीं आवश्यकता है, नहीं चाहिए, उनके ऊपर हम 0 दिखा देंगे। तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसके बाद विस्थापन हो, दूरी हो, इन सब का जो है आपका विमीय हो जाएगा l, और l का पावर 1, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमको मास देना पड़ेगा, यानी मास का पावर 0 और टाइम का पावर भी हमको 0 दिखाना होगा। और सभी का जो है SI पद्धति में मात्रा क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक। अब क्षेत्रफल हो जाता है आपका, क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाता है फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका संबंधित राशि हो गया, ठीक है। अन्य राशियों से संबंध, तो अन्य राशियों से संबंध क्षेत्रफल तो आपका उत्पन्न राशि है, हम पहले आपको समझाए हैं। तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई होना चाहिए, यानी लंबाई इंटू लंबाई भी आप कर सकते हैं। तो एल का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 लंबाई है, ठीक है। और इसका अगर देखेंगे तो इसका SI मात्रक हो जाएगा क्या, आपका मीटर स्क्वायर। उसी तरह अगर हम आयतन में जाएंगे
तो आयतन का आपका आता है लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी होता है, तीनों लंबाई है तो L3 आ जाएगा। लेकिन इसका जाएगा क्या, मीटर, MQ हो जाएगा इसका SI मात्रक। उसी तरह वेग, तो वेग का क्या होता है, विस्थापन बाय समय। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये लगेगा कि विस्थापन, हम ऊपर में दिखा है कि विस्थापन को भी आप L से ये कर सकते हैं, तो विस्थापन का हम 1 दिए और समय नीचे है तो नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1। लेकिन यहाँ पे कुछ द्रव्यमान वाला कोई चीज़ नहीं है, फिर हम m का मान 0 दे दिए। अब इसका जो है SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, इन दोनों का जो होते हैं फॉर्मूला एक ही होता है, वेग में परिवर्तन बाय समय। अगर गुरुत्वीय त्वरण है तो गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग जो होगा उसमें भी वेग में परिवर्तन ही होता है। तो ऊपर जो है त्वरण अगर देखते हैं तो इसका वेग में परिवर्तन यानी मीटर, और नीचे है समय वेग में, तो वेग में परिवर्तन। तो वेग का जो पहले हम देखें यहाँ पे, तो वेग का यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। वेग का हम यहाँ पे देखें कि मीटर ना L1 और t का पावर -1, तो उसी तरह यहाँ पे L का पावर 1 और t का पावर -1। लेकिन फिर भी एक नीचे समय है यहाँ पे, इसके लिए -1 t का पावर 1 होना चाहिए और L का पावर 1, यानी ये वाला फॉर्मूला। और एक यहाँ पे समय नीचे है तो उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा माइनस, इसलिए डायरेक्ट करके यहाँ पे जब इसको बनाना आपको सिखाएंगे, ये आप चार्ट याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत करके, ठीक है। आगे चलकर आपको हम पढ़ाने सिखाएंगे बढ़िया से क्लियर करके, तो वो फिर आपको काम आएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा, देख देख कर आप याद कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके, और इनको आप नोट डाउन करते जाइए, एक नोट बनाते जाइए। और आपको ये सिर्फ नोट ही बनाने के लिए हम दिए हैं, और ये बेहतरीन एक नोट्स आपको होगा जो मार्केट में आपको बहुत कम ही जगह में मिलेंगे, ठीक है। तो चलेंगे हम अब इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हम लोग 7 पेज तक डिस्कस किए हैं, अगला जो होगा 8 पेज से शुरू होगा, ठीक है। तो यहीं से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।